हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल पर। और आज हम बात करने वाले हैं जूरिस्प्रूडेंस, जो आपका पेपर है, जो आपका सब्जेक्ट है एलएलबी में, उसके बारे में। जूरिस्प्रूडेंस आपने कहीं ना कहीं सुना होगा और थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा। जूरिस्प्रूडेंस को हिंदी में विधि शास्त्र भी हम लोग कहते हैं। तो विधि शास्त्र क्या है, विधि शास्त्र क्यों पढ़ना आवश्यक है, विधि शास्त्र का एवोल्यूशन जो है, उत्पत्ति जो है वो कब से कहाँ पे हुई और कैसे ये इम्पोर्टेंट है हमारे लॉ सब्जेक्ट्स के लिए, और भी जितने हमारे लॉ के पेपर हैं उन सब के लिए ये क्यों पढ़ना ज़रूरी है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन, यूनिट 1 में ये इंट्रोडक्शन पार्ट हम देख रहे हैं। चलो, देखो, इंट्रोडक्शन, परिचय आप सभी जानते हो। तो जूरिस्प्रूडेंस सबसे पहले आप सभी जानते होंगे कि दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, एक है जूरिस और प्लस प्रूडेंशिया। जूरिस मीन्स होता है लॉ, प्रूडेंशिया मीन्स होता है नॉलेज। तो नॉलेज ऑफ लॉ मतलब कि विधि का ज्ञान। विधि का ज्ञान क्या कहलाता है? जूरिस्प्रूडेंस कहलाता है, विधि शास्त्र कहलाता है। ठीक है ना। अब आप जानोगे, जैसे आप कोई लैंग्वेज पढ़ते हो, ठीक है, लेट सपोज आप ग्रामर पढ़ते हो, हिंदी हिंदी लैंग्वेज पढ़ते हो आप, तो उसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ता है? ग्रामर पढ़ना पड़ता है, व्याकरण पढ़ना पड़ता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज आप पढ़ोगे तो उसके लिए इंग्लिश ग्रामर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो किसी चीज को समझने के लिए, किसी लैंग्वेज को समझने के लिए आपको उसके तरीके, उसके नियम, उसके कानून को जानना पड़ रहा है, उसके प्रिंसिपल को जानना पड़ रहा है। इसी तरह जितने भी कानून इस देश में है, इस दुनिया में है, उनको समझने के लिए, उनके नियम को समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा भाई? विधि शास्त्र जो है वो पढ़ना पड़ेगा, जूरिस्प्रूडेंस पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये इतना ही जरूरी है जितना एक लैंग्वेज के लिए उसका व्याकरण, उसका ग्रामर। ठीक है ना। चलो, अब आगे बढ़ने से मैं बता दूं कि लास्की जो थे, लास्की, ठीक है ना, ये टूरिस्ट फिलोसोफर, ठीक है ना। लास्की, लास्की जो बोलते थे कि जूरिस्प्रूडेंस जो है वो है आई ऑफ लॉ। जूरिस्प्रूडेंस क्या है? कानून की आंख है, कानून की आंख। तो यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखो भाई, मनुष्य के पूरे शरीर में कितनी ही इंद्रियां हैं, ठीक है, तो कितने ही पार्ट्स हैं बॉडी के, लेकिन अगर आंख ना रहे तो क्या चीजों को हम इस दुनिया को देख पाएंगे, रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, इंपॉर्टेंस किसी की समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे ना। इसी तरह अगर लास्की जी कह रहे हैं कि ये आई ऑफ लॉ है, यानी कि कानून की आंख है, इसका मतलब हर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? जूरिस्प्रूडेंस है। अगर आपको लॉ को समझना है तो आपको जूरिस्प्रूडेंस को अच्छे से जानना होगा। ठीक है ना। चलो, ये कभी पूछ भी लेता है कि लास्की ने क्या बोला था जूरिस्प्रूडेंस के लिए, तो याद रखें। चलो, अब हम स्टार्ट करते हैं। जूरिस्प्रूडेंस जो लीगल थियरी है, मींस नॉलेज और साइंस ऑफ लॉ, मतलब विधि का ज्ञान, विधि का ज्ञान। इट अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ लॉ, मतलब कि विधि की, कानून की कैसी प्रकृति है उसको समझाने का काम करता है। और उसका इंटरेक्शन कैसा है? इंटरेक्शन किसके साथ भैया? लोगों के साथ, लोगों के जीवन के साथ, कम्युनिटी के साथ, सोसाइटी के साथ। ठीक है, किस तरीके से संबंध है ये भी बताने का काम करता है कौन? जूरिस्प्रूडेंस। In the life of the community, the relationship of man with properties, with other man, etc. are involved. अब इंटर रिलेशनशिप की बात कर रहा है तो इसमें रिलेशनशिप मैन की मैन से बताता है, मैन की प्रॉपर्टी से बताता है, मैन की और भी अलग चीजें सोसाइटी से बताता है। बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं इसके इंटर रिलेशंस को बताने में। ठीक है। तो देखो भाई, कि क्या कर रहा है, ना सिर्फ विधि को एक्सप्लेन कर रहा है बल्कि क्या कर रहा है, लोगों का इंटर रिलेशन भी बता रहा है। Thus, every system of law has got certain basic concept like property, ownership, rights, punishment, liability, etc. Jurisprudence tries to explore and explain such basic concept of law. तो आप जानते हो कि लॉ में क्या होता है। जैसे हम लोग क्रिमिनल लॉ में जाएंगे तो उसमें हम लोग बहुत सारे ऑफेंसेस, हमारे जो बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता, उसमें बहुत सारे ऑफेंसेस बताए गए हैं। तो जो ऑफेंसेस हैं उसके लिए जो अक्यूज है, ठीक है, जिसने आरोप करा है, आरोपी जो है, उसको बहुत सारी पनिशमेंट बताई गई है, फाइन बताया गया है, और भी टाइप्स ऑफ पनिशमेंट जब आप पढ़ोगे बीएनएस में तो उसमें दिए गए हैं। तो
एक तो क्रिमिनल लॉ में आप देख रहे हो कि अगर आपने वो काम करा जो मना किया गया है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, वो आप कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा भैया? पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है? दूसरा होता है सिविल लॉ। सिविल लॉज़ में क्या होती है? 2 पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं। इसमें क्या होता है भैया? किसी 2 पार्टीज़ के बीच में कोई चीज़ होती है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ही ले लें या प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र ही ले लें, तो 2 प्रॉपर्टी के बीच में हो रहा है। अब जब कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, जिसको हम लोग ट्रांसफरर कहते हैं, और जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया जाता है उसको ट्रांसफरी। तो जब आपस में दोनों ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कर रहे हैं, उसके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दोनों का क्या बनेगा? आपस में राइट और ऑब्लिगेशन बनेगा। तो ये सिविल लॉ में आपने देख लिया ऐसा होता है। तो हर जगह रिलेशन ही बताया गया है, लोगों का प्रॉपर्टी से, लोगों का लोगों से, लोगों का चीजों से, ठीक है ना? लोगों का सोसाइटी से, लोगों का कम्युनिटी से। तो ये सारे बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, ये आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस बताएगा कि इसका ऐसे रिलेशन होना चाहिए और ये चीजें इस तरीके से रेगुलेट होनी चाहिए। ओके, चलो, तो एक्सप्लोरेशन हम इसमें देखेंगे पूरा। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस ट्राइज टू एक्सप्लोर एंड एक्सप्लेन, एक्सप्लोर भी करता है और एक्सप्लेन भी करता है, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है लॉ के यानी विधि के, उनके बारे में बताता है। ठीक, अब इवोल्यूशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, न्याय शास्त्र का विकास कैसे हुआ? कोई भी चीज अचानक से तो आ नहीं जाती है अपने पूरे परफेक्ट शेप में, अपने पूरे परफेक्ट जो स्टाइल कह लो या फिर परफेक्ट फुल फॉर्म में तो आ नहीं जाती है। उसका धीरे धीरे इवोल्यूशन होता है, उत्पत्ति होती है, जैसे मानव का ही उत्पत्ति हुआ। ठीक है, इसी तरह जूरिस्प्रूडेंस का भी उत्पत्ति देखते हैं हम। ज्यूरिस्प्रूडेंस इज नॉट अ क्रिएशन, ये क्रिएशन नहीं है, बल्कि एक ग्रोथ है ओवर सेंचुरी। ऐसा नहीं कोई बना करके लिख के रख दिया, लो ज्यूरिस्प्रूडेंस बन गया, ऐसा नहीं है। ये धीरे 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 ओवर सेंचुरी, सदियों से के साथ, जैसे जैसे सदियां गुजरती गई, साल गुजरते गए, वैसे वैसे इसकी ग्रोथ होती गई थ्रू फिलोसफर, थ्रू जूरिस्ट। ठीक है ना? बहुत सारे फिलोसफर्स आए, जूरिस्ट आए, जिन्होंने जूरिस्प्रूडेंस में नई नई चीजें ऐड की, नई नई चीजें एक्सप्लोर की, चीजों को एक्सप्लेन किया। तो इसीलिए जूरिस्प्रूडेंस क्रिएशन नहीं है, बल्कि ये क्या है? एक ग्रोथ है ओवर द सेंचुरी। It is an evolution by steady and silent development by millions of people over the period of time। मतलब कि ये बहुत सारे लोगों के द्वारा एवोल्यूट किया गया, विकसित किया गया, धीरे, निरंतर और मौन, साइलेंट तरीके से डेवलपमेंट हुआ इसका। मिलियंस ऑफ पीपल को मद्देनजर रखते हुए जो फिलोसफर्स थे, उन्होंने इस पे अपनी बातें रखी, एक्सप्लोर किया, एक्सप्लेन किया। द इवोल्यूशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में बी स्टडीड अंडर 3 पीरियड्स। अब आप देख लो, मैं बता दूं कि रोमन्स का बहुत बड़ा हाथ है जूरिस्प्रूडेंस को डेवलप करने में। तो जूरिस्प्रूडेंस जो डेवलप्ड, आप जानेंगे कि किसने किया। ये पहले तो ये रोमन्स ने किया था। ओके, चलो, तो रोमन्स को श्रेय जाता है इसका। तो द इवोल्यूशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में बी स्टडीड अंडर 3 पीरियड। 3 पीरियड्स में देखा जाता है। एक है प्री रोमन पीरियड, दूसरा है रोमन पीरियड, और तीसरा है पोस्ट रोमन पीरियड। मतलब रोमन के आने से पहले के पीरियड में कैसे जूरिस्प्रूडेंस हुआ करता था, रोमन्स के समय में कैसा हुआ करता था जूरिस्प्रूडेंस, और रोमन के बाद कैसे हुआ करता था, ये हम देखेंगे। ठीक है, in the ancient pre-Roman period, jurisprudence was practically ignored। पहले jurisprudence वगैरह इग्नोर कर दिया। jurisprudence क्या है? jurisprudence जड़ देखता है किसी चीज की, ठीक है ना? किसी चीज की वैलिडिटी देखता है, जड़ देखता है। तो प्री रोमन में तो इसको इग्नोर ही किया जाता था। कोई भी अगर लॉ लाया जाता था, कोई भी अगर बात कही जाती, तो बिना बेस के, बिना किसी लॉजिकल रीजनिंग के, बिना किसी नेचुरल जो लॉ है उसके इग्नोर करी जाती थी। कोहेरेंट एंड सिस्टमैटिक साइंस ऑफ लीगल रिलेशंस वाज एब्सेंट। मतलब सिस्टमैटिक चीजों को अरेंज करना ही क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। ये आप सभी जानते हो। तो जो सिस्टमैटिक वे था चीजों को करने का या लिखने का, ये चीज एब्सेंट थी प्री रोमन पीरियड में। सर हेनरी मेन states that no durable legal system existing in the period। तो जो सर हेनरी मेन जी जो हैं, वो कहते हैं कि प्री जो रोमन पीरियड था उसमें कोई भी क्या नहीं था, कोई भी एक
एक्सिस्टेड लीगल सिस्टम नहीं था इस समय में, चीजें जैसे तैसे चल रही थी, जिसका मन जो चाह रहा था वो कर रहा था। ओके, ओनली ड्यूरिंग, याद रखना, ओनली ड्यूरिंग रोमन पीरियड, रोमन पीरियड के दौरान ही द बिगिनिंग ऑफ लीगल साइंस स्टार्टेड। तो लीगल साइंस जो है, साइंस इसलिए क्योंकि साइंस चीजों को सिस्टमेटिकली लेके चलता है। तो रोमन पीरियड के बाद ही जो है वो बिगिनिंग, मतलब रोमन पीरियड से ही बिगिनिंग हुई लीगल साइंस। द टर्म जूरिस्प्रूडेंस इज ऑफ रोमन ओरिजिन, वो रोमन ओरिजिन का ही है, जिसका मतलब है जूरिस प्रूडेंशिया, नॉलेज ऑफ लॉ। The Romans were the first to study the legal science as a distinct branch of learning। मतलब रोमन्स ही ऐसे थे जिन्होंने एक विशिष्ट अध्ययन को तैयार किया, लीगल साइंस बनाया, जूरिस्प्रूडेंस को, और एक विशिष्ट शाखा बनाई। मतलब पढ़ने के लिए जूरिस्प्रूडेंस एक विशिष्ट जो है वो ब्रांच बना रोमन्स के दौरान, रोमन्स के समय में। ड्यूरिंग पोस्ट रोमन पीरियड, पोस्ट रोमन पीरियड क्या हुआ, जूरिस्प्रूडेंस अगेंस्ट लॉस्ट, फिर से लॉस्ट हो गया इट्स इंडिपेंडेंस नेचर एंड बिकम द ब्रांच ऑफ थियोलॉजी। मतलब जो इंडिपेंडेंट नेचर था जूरिस्प्रूडेंस का, वो लॉस्ट हो गया आफ्टर द पोस्ट रोमन पीरियड। ठीक, और ये थियोलॉजी पे बेस्ड हो गया, मतलब स्टडी ऑफ रिलीजन इसको समझा जाने लगा, जूरिस्प्रूडेंस को धर्म से जोड़ा जाने लगा। इसका इंडिपेंडेंट नेचर खत्म हो गया, ये किसी पे डिपेंडेंट हो गया, रिलीजन पे, थियोलॉजी पे डिपेंडेंट हो गया। ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, मतलब 19वीं जो शताब्दी थी उसके दौरान, इट अगेन स्टार्टेड गेनिंग द मोमेंटम एंड इंडिपेंडेंस। लेकिन 19th सेंचुरी जब से आई, यानी 1800 जब से स्टार्ट हुआ, तब से ही फिर से जो इसका इंडिपेंडेंस खोया हुआ था जूरिस्प्रूडेंस का, वो धीरे धीरे इवॉल्व हुआ थ्रू फिलोसफर, थ्रू जूरिस्ट। ठीक है ना। अब डेफिनेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, भैया न्याय शास्त्र की परिभाषा अब देखे जाने लगी। न्याय शास्त्र की परिभाषा जब फिर से गेन में आया, फिर से इंडिपेंडेंट नेचर होने लगा, यानी 19th सेंचुरी के दौरान ही, तो ऑस्टिन ऑस्टिन जो थे उन्होंने क्या दिया, डेफिनेशन दिया किसका, जूरिस्प्रूडेंस का। ऑस्टिन डिफाइंस जूरिस्प्रूडेंस एज द फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। ये बोलते थे ऑस्टिन कि भैया न्याय शास्त्र जो है वो सकारात्मक कानून है। न्याय शास्त्र क्या है, एक सकारात्मक कानून है, यानी विधि शास्त्र को ही न्याय शास्त्र यहाँ बोल रहे हैं, कि सकारात्मक कानून है। It means the law propounded by the political sovereign for the controlling the human conduct। ये बोलते थे कि भैया जो भी सॉवरेन है, सॉवरेन कौन, स्टेट, सॉवरेन कौन उस समय, राजा, संप्रभु कौन उस समय, स्टेट, राजा, जो भी रहा होगा, तो जो भी कानून सॉवरेन के द्वारा बनाया जाता है वो क्या होता है भाई, सुप्रीम होता है। और उसको हम लोग फिलोसफी ऑफ, हम लोग नहीं, मतलब ऑस्टिन फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ बोलते थे। और ये कहते थे कि जो लोग हैं, जो ह्यूमन हैं, वो सॉवरेन के द्वारा कंट्रोल किए जाने चाहिए। ठीक है ना। चलो अब सामंट का हम लोग देखते हैं। सामंट क्या कहते हैं, सामंट डिफाइन जूरिस्प्रूडेंस एज साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ। मतलब याद रखना कि नागरिक कानून के मूल सिद्धांत का इसको विज्ञान मानते हैं, मतलब सिविल लॉ का इसको फर्स्ट प्रिंसिपल मानते हैं कौन, सामंट। इट मीन्स दैट जूरिस्प्रूडेंस डील्स स्पेसिफिकली विद द प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ ओनली। कहते थे कि सिविल लॉ के साथ ही स्पेसिफिकली डील करता है, और सिविल लॉ का ये प्रिंसिपल है। ठीक है ना। सिविल लॉ मीन्स रूल्स अप्लाइड बाय द कोर्ट्स इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए जो चीज यूज होता था कोर्ट में, उसी पे लागू होता था जूरिस्प्रूडेंस। ये कौन कहता था भैया, सामंट बोलते थे, सिविल लॉ प्रिंसिपल इसको। जूरिस्प्रूडेंस दस इज डिफरेंट फ्रॉम थियोलॉजी एंड इथिक्स। और इस समय में जो बात कही गई, क्योंकि पोस्ट रोमन पीरियड में आप जानते थे कि जूरिस्प्रूडेंस को थियोलॉजी के साथ जोड़ दिया गया, रिलीजन के साथ जोड़ दिया गया, लेकिन इस समय में सामंट कहते हैं कि नहीं भाई, जो जूरिस्प्रूडेंस है वो किससे अलग है, डिफरेंट है थियोलॉजी एंड इथिक्स से। मतलब इसमें इथिक्स, मोरालिटी, थियोलॉजी वाली कोई चीज नहीं है। विच डील विद द रिलीजियस लॉज टू रेगुलेट ह्यूमन कंडक्ट। The judicial laws regulate the external human conduct, whereas theology and ethics regulate the inner
मोरल बिलीव्स बाय फियर ऑफ डिवाइन और सेक्शन। देखो भैया, जो जूरिस्प्रूडेंस है ना, जो जूरिस्प्रूडेंस है वो किससे, एक्सटर्नल लॉ से डील करता है। मतलब जितने भी बाहरी जैसे लॉ बनाए गए हैं, जैसे आपके पीएनएस बनाए गए, जैसे आपके टीपीए बनाए गए, और भी बहुत सारे लॉ बनाए गए, तो ये एक्सटर्नल लॉ है। एक्सटर्नल लॉ से डील करना है जूरिस्प्रूडेंस के थ्रू, ठीक है ना। ये सामंत बोलते थे। बाकी जो थियोलॉजी है, जो इथिक्स है, जो मोरालिटी है, ये आपकी इनर चीजें हैं, ठीक है ना। इनर बिलीफ है, इनर मोरल बिलीफ है, और इसको आप अपने थियोलॉजी से, चाहे इथिक्स से, चाहे मोरल से डील कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सामंत ने ये कहा था। अब सर हॉलैंड ने क्या बोला था भाई, सर हॉलैंड डिफाइंस जूरिस्प्रूडेंस एज अ फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। इन्होंने बोला था कि सकारात्मक विधि का एक औपचारिक ज्ञान है, ठीक है। एक कोई पॉजिटिव लॉ है, पॉजिटिव लॉ का एक फॉर्मल साइंस का नॉलेज ही क्या है, जूरिस्प्रूडेंस। The formal science deal with the fundamental principle underlying the positive legal concept like property, contract, possession, ownership, negligence, etc. और इस फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ में क्या क्या चीजें आती है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी, पोजीशन, ओनरशिप, इन सारी चीजों से डील करता है जूरिस्प्रूडेंस, इन्होंने हॉलैंड ने बोला, ठीक है। तो 3-4 आप पढ़ लेंगे। ग्रे का भी आप देख सकते हैं, इन्होंने द साइंस ऑफ लॉ डीलिंग विद द स्टेटमेंट एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ rules followed by courts and the principle of involved in these rules, ठीक है। तो मैं आपको बोलूंगी कि 3 आप याद कर लो, ठीक है। एक ऑस्टिन याद कर लो, आगे बेंथम होंगे तो बेंथम को भी देख लेना आपने, हॉलैंड देखा, सामंत देखा, इतना बहुत है। बाकी आप चाहें तो चीजों को पढ़ सकते हैं, बाकी 3 सेमेस्टर के लिए ठीक। अल्पाइन की जो थ्योरी है, या अल्पियन की थ्योरी जो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या बोला था वो देख लेते थे। अल्पियन इज द रोमन जूरिस्ट। He defines jurisprudence as the knowledge of things relating to human beings that and the divine power. It is also the science of just and unjust. अल्पियन बोलते थे कि भैया जूरिस्प्रूडेंस जो है वो नॉलेज और चीजों का ज्ञान है, जो रिलेट करता है किसी मनुष्य से और किसी दैवीय डिवाइन से कनेक्ट करता है। और ये जो है, बस इतना आप याद रखना, ये चीजें याद रखो ना रखो, ये याद रख लेने। पूछता है कि ये साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट किसने बोला था जूरिस्प्रूडेंस को, तो अल्पियन ने। क्या चीजें गलत है, क्या चीजें सही है, इसी के साइंस को हम लोग जूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं। ये किसने बोला था, अल्पियन ने बोला था। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरह पैटर्न ने क्या बोला था, ये आप देख लेंगे। टाइप्स एंड ब्रांचेस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, न्यायशास्त्र के प्रकार और शाखाएं क्या होती है मैं बता देती हूँ। एक होते हैं, जैसे सामंत ने इसको कैटेगराइज किया था, ठीक है। जैसे जनरल एक जूरिस्प्रूडेंस होता है, दूसरा पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस होता है, और तीसरा हम लोग कंपैरेटिव जूरिस्प्रूडेंस देखते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। तो जूरिस्प्रूडेंस इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स ऑफ ब्रांचेस। पहला तो है जनरल जूरिस्प्रूडेंस, जिसको सामान्य न्याय शास्त्र कहते हैं। सामान्य से आपको समझ में आ ही रहा होगा कि इसमें किसी के लिए स्पेशल प्रोविजन नहीं बनाए गए होंगे, चीजें सबके लिए समान, मतलब ऐसा कोई भी चीज होगा जो सबके लिए समान होगा, ठीक है। देखो, इट डील्स विद द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, मतलब कि जो न्याय जो मूलभूत चीजें हैं लॉ की, उससे ये संबंधित है। मूलभूत अवधारणा ये बताती है जूरिस्प्रूडेंस। कॉमन टू ऑल, सबके लिए ऑल है। लीगल सिस्टम में सबके लिए ये समान है। जनरल jurisprudence, the term jurisprudence is used to denote only general jurisprudence, that is basic concept like property, possession, etc. अब यहाँ पे देखो, आप देखते हो कि टीपीए जो है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट जो है, या फिर आपका क्रिमिनल लॉ ही देख लो, बीएनएस देख लो, ये सारी चीजें क्या है, जनरल jurisprudence वाली है। कोई भी अगर क्राइम करेगा, सॉरी ऑफेंस करेगा, क्राइम, हर एक क्राइम ऑफेंस नहीं होता, इसीलिए आप लोग क्राइम को रिप्लेस करके ऑफेंस नहीं बोलिएगा, ऑफेंस ही बोलिएगा, ठीक है ना। तो देखो भैया, जो भी ऑफेंस किया है या फिर जिसने भी कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसके राइट्स है, ड्यूटीज है, ऑब्लिगेशन है, ठीक है। तो हर एक व्यक्ति जो वो काम करेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी पोस्ट का हो, उसके ऊपर क्या होगा, वो चीज लागू होगा समान रूप से। अगर एक रिक्शे वाला कॉन्ट्रैक्ट करता है किसी, तो उसके ऊपर भी ऑब्लिगेशन आएगा, राइट जो आता है। अगर मानी अडानी कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी ऑब्लिगेशन राइट आएगा। तो ये क्या है,
जनरल जूरिस्प्रूडेंस है, ये सब पे एक तरीके से लागू होता है, कॉमन टू ऑल है, जैसे प्रॉपर्टीज में, पोजीशन एक्सेट्रा में, कॉन्ट्रैक्ट में आप देख सकते, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस, यानी कि विशिष्ट न्याय शास्त्र क्या है। It deals with the special feature of particular legal system. For example, ancient Hindu legal system, American legal system. अब ये किसी पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस, किसी पर्टिकुलर, किसी विशिष्ट विधि शास्त्र के बारे में बात करता है, जैसे इंडियन लीगल सिस्टम, इंडियन नॉलेज लीगल सिस्टम, अमेरिकन नॉलेज सिस्टम। ये क्या है, किसी एक जगह का विशिष्ट जूरिस्प्रूडेंस है ना, अलग शास्त्र है ना, तो पर्टिकुलर ये पर्टिकुलर है, किसी सबके लिए कॉमन नहीं है। अब एंशियंट हिंदू लीगल सिस्टम या इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है वो इंडिया के लिए क्या है, इंडिया के लिए है पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस, उसका हम देखेंगे। अगर अमेरिकन लीगल सिस्टम हम देख रहे हैं तो हम कहाँ का देखेंगे भैया, अमेरिका के लिए वो देखेंगे, तो अमेरिका के लिए वो पर्टिकुलर हो जाएगा, ना कि कॉमन टू ऑल हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब डिफरेंस बिटवीन पर्टिकुलर एंड जनरल जूरिस्प्रूडेंस देख लेते हैं। ऑस्टिन सेज दैट पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ एनी एक्चुअल। अब ऑस्टिन ने भी पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस एंड जनरल जूरिस्प्रूडेंस को कैटेगराइज किया था, सामंत ने भी किया था। ऑस्टिन सेज पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ एनी एक्चुअल सिस्टम ऑफ लॉ। इट इज स्टडी ऑफ प्रैक्टिकल जूरिस्प्रूडेंस इन पर्टिकुलर। In other words, particular jurisprudence is the science of any one of the system of law. मतलब किसी प्रैक्टिकल सिचुएशन के लिए, किसी पर्टिकुलर चीज को डील करने के लिए जो जूरिस्प्रूडेंस बनाया जाता है उसी को पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस बनता है, या फिर जो लॉ बनाया जाता है, जो नियम बनाया जाता है, वो क्या है, उस विशेष वस्तु के लिए है, तो वो पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस है। और कॉमन टू ऑल तो आपने जान ही लिया है, ठीक है। अब ये सामंत ने भी डिवीजन किया था, unnatural division, general jurisprudence is not a study of legal system in general but the system is the fundamental। ये हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना जान लो कि कितने भाग में डिवाइड था। नेक्स्ट जो है वो कंपैरेटिव जूरिस्प्रूडेंस हमको देखना है कि जूरिस्प्रूडेंस जो है वो विधि शास्त्र जो है वो कंपैरेटिव भी होता है। तो कंपैरेटिव कैसे करते हैं भैया, कंपेयर करते हैं। कंपैरेटिव जूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस एग्जिस्टिंग इन बेसिक लीगल कॉन्सेप्ट इन डिफरेंट लीगल सिस्टम। अलग अलग हर जगह का लीगल सिस्टम है, अमेरिका का अलग है, यूके का अलग है, ईयू का अलग है, इंडिया का अलग है, ऑस्ट्रेलिया का अलग है, हर जगह का लीगल सिस्टम अलग है। अब इन दोनों के, मान लो इंडिया का कंपेयर करना हो हमको लीगल सिस्टम यूएसए से, तो हम क्या करेंगे, वहाँ के जूरिस्प्रूडेंस से इंडिया के जूरिस्प्रूडेंस को या कानून को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। चाहे तो उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखेंगे, चाहे तो उन दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज देखेंगे, ठीक है। इट इज नॉट एन एक्सपर्ट ब्रांच ऑफ jurisprudence बट अ कंपैरेटिव स्टडी सिस्टम। अब इसको किसी ने डिवाइड वगैरह नहीं किया था, ये जनरल डिवाइड किया गया है पढ़ाने के लिए आपको। वैसे तो जनरल और पर्टिकुलर jurisprudence ही डिवाइडेड है, ठीक है ना। लेकिन अब देखो, फॉर एग्जाम्पल कंपेरिजन ऑफ एंशियंट रोमन लॉ विथ एंशियंट हिंदू लॉ, कंपेरिजन ऑफ अमेरिकन लीगल सिस्टम एंड इंडियन लीगल सिस्टम। तो ये चीजें कंपेयर करवाई जाती है ना, जब दो किसी लॉ के बीच में, दो अलग अलग जगह के लॉ के बीच में, दो अलग अलग मुद्दों पे लॉ के बीच में जब कंपेयर कराया जाता है तो उसको क्या बोलते दे सकते हैं हम लोग, कंपैरेटिव जूरिस्प्रूडेंस बोल सकते हो। मान लो यहाँ इंडिया में कोई लॉ है जो काम नहीं ढंग से कर रहा है, या फिर जिसमें किसी जरूरत है, और वो यूएसए में कोई लॉ है, वहां पे वो उस लॉ के अकॉर्डिंग वहां सारी चीजें सही चल रही हैं, तो इन दोनों यानी कि यूएसए और इंडिया के जो भी लॉ है एग्जिस्टिंग, उन दोनों के बीच क्या कराया जाएगा, कंपेयर कराया जाएगा, जिसमें डिफरेंसेस सिमिलैरिटीज देखी जाएगी और इफेक्टिवनेस क्यों यूएसए में ज्यादा है वो देखा जाएगा, और वो चीजें इंडिया के अकॉर्डिंग अप्लाई करा दिया जाएगा, ठीक है ना। ये सारी आपको कंपैरेटिव जूरिस्प्रूडेंस में चीजें देखने को मिलेंगी। चलो, नेचर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस क्या कहता है, न्याय शास्त्र की प्रकृति क्या होती है, किस तरीके का, जैसे इंसान की प्रकृति होती है ना, हर एक व्यक्ति का नेचर अलग अलग होता है, हर एक कानून का नेचर इसी तरह अलग अलग होता है। तो ये जो विधि शास्त्र है इसका नेचर कैसा है ये जानते हैं। चलो देखो, पैटर्न इस पे कमेंट करते हैं
कि द ग्रेट मॉडर्न कंट्रोवर्सी हैज कंसर्न्ड the boundaries of jurisprudence and the methods it should employ. He says so because the nature of jurisprudence or its method of application cannot be confined to fixed boundaries. Thus, regarding the nature of jurisprudence at present, there are three different opinions. है majority of jurists call jurisprudence as a social science, some other jurists call it the formal science. देखो भाई पैटर्न बोलते हैं कि इसकी अलग अलग बाउंड्रीज है, जूरिस्प्रूडेंस की अलग अलग बाउंड्रीज है इसकी नेचर की, लेकिन जो मेनली जूरिस्प्रूडेंस का नेचर है वो थ्री डिफरेंट ओपिनियंस उसके लिए है। कुछ जो मेजॉरिटी लोग हैं वो बोलते हैं क्या है भाई कि जूरिस्प्रूडेंस एक सोशल साइंस है, ये एक सामाजिक विज्ञान का विषय है, सामाजिक विज्ञान से ये रिलेट करता है। और सम अदर जूरिस्ट बोलते हैं इसको फॉर्मल साइंस है, नहीं एक फॉर्मल साइंस है ये, ठीक है, फॉर्मल विज्ञान है ये। तो जूरिस्प्रूडेंस एज अ सोशल साइंस हम देखते हैं कि क्यों वेरियस जो जूरिस्ट है इसको सोशल साइंस से रिलेट करते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस सोशल साइंस है, ठीक है। देखो सोशल साइंस इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, आप सभी जानते हो सोशल स्टडीज या सोशल साइंस में क्या पढ़ा जाता है, ह्यूमन की जो भी एक्टिविटीज है उस पर फोकस रहता है फ्रॉम सोशल एंड स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू। ये सभी जानते हैं मानवीय गतिविधियां देखी जाती हैं सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। The social science is different from natural science in that the latter deals with the human biology or physiology, while the former deals with the moral and social activities of human being. अब देखो भाई ये नेचुरल साइंस जो है, नेचुरल किससे डील करता है भाई, तो नेचुरल बायोलॉजी से फिजियोलॉजी से डील करता है, और साइंस जो चीजें बाद में आती हैं, यानी कि साइंस वाला जो है कौन सी सोशल साइंस, वो मोरल और सोशल एक्टिविटीज से जो है वो डील करती है। तो ये बायोलॉजी से भी डील कर रही है और मोरल और सोशल एक्टिविटीज से भी डील कर रही है। So jurisprudence is classified as a branch of social science attempting to explore and explain social and moral rules of human conduct. क्यों इसको social science का विषय माना गया, क्योंकि ये मनुष्य से रिलेटेड कंडक्ट को, उनके मोरल्स को, उनका सोसाइटी के रिलेशंस को, ये सारी चीजें दर्शाता है और एक्सप्लोर करता है, एक्सप्लेन करता है इन सभी चीजों को। Sociology, ethics, theology, psychology, and economics are also concerned with the man as a man, as a social being, and as such related to jurisprudence as a part of social science. आप सभी जानते हो कि जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स ले लो, चाहे वो फिलोसफी ले लो, चाहे वो सोशियोलॉजी ले लो, चाहे वो आप कोई भी सब्जेक्ट उठा ले लो, थियोलॉजी ले लो, एथिक्स ले लो, ये सब किसके लिए बनाया जा रहा है, मानव के लिए बनाया जा रहा है, सोशल साइंस से ये चीजें रिलेट करती है। तो क्योंकि ये जो जूरिस्प्रूडेंस है इन्हीं चीज को एक्सप्लेन करने का काम कर रही है, इन्हीं चीजों का रिलेशन बताने का काम कर रही है, इसीलिए इसको सोशल साइंस कंसीडर करा जाएगा, ठीक है ना। अब जूरिस्प्रूडेंस क्यों फॉर्मल साइंस है ये हम देख लेते हैं। तो सर हॉलैंड कॉल्स जूरिस्प्रूडेंस एज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ, इट इज द फॉर्मल और एनालिटिकल स्टडी ऑफ लॉ। क्या कहते थे सर हॉलैंड, न्याय शास्त्र को सकारात्मक विधि का औपचारिक विज्ञान कहते थे, यह विधि का एक औपचारिक या विशिष्टात्मक अध्ययन है। कहते थे देखो भैया ये सोशल साइंस वगैरह नहीं है जूरिस्प्रूडेंस, बल्कि एक फॉर्मल जैसे साइंस होता है, किसी चीज को एक्सप्लेन करने का काम करता है, बस यही करता है, रिलेशन वगैरह या एक्सप्लोरेशन इसका काम नहीं है। ओके, अब फॉर्मल साइंस इज अ साइंस डीलिंग विद द फंडामेंटल। देखो औपचारिक विज्ञान वह विज्ञान है जो कुछ ठोस विवरणों और अंतर्निहित मूलभूत सिद्धांतों से संबंधित होता है। या भौतिक विज्ञान से इस मायने में भिन्न है कि भौतिक विज्ञान केवल ठोस विवरणों से संबंधित है, जबकि औपचारिक विज्ञान ऐसे विवरणों में अंतर्निहित मूल सिद्धांतों से संबंधित है। देखो भाई जो नॉर्मल साइंस आप देखते हैं, जैसे फिजिक्स से केमिस्ट्री देखते हैं, ये किसी ठोस चीजों या सब्सटेंस से रिलेट करती है, इसके प्रकृति नेचर
इसके कॉम्पोजिशन के बारे में बताती है। लेकिन ये जो जूरिस्प्रूडेंस है ना, ये जूरिस्प्रूडेंस एक औपचारिक तरीके का है, मतलब अपने ये एक ऐसा साइंस है जो कुछ प्रिंसिपल को लेकर के आता है, ठीक है, कुछ सिद्धांतों को लेकर के आता है। इसमें सब्सटेंस वगैरह नहीं होते, लेकिन हाँ कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो मानव के लिए होते हैं, ठीक। और ये जो है सकारात्मक पॉजिटिव चीजों को लेकर के चलता है। ओके, तो ये किसने बोला था? फॉर्मल साइंस ऑफ लॉ, सर हॉलैंड ने बोला था। और इसमें ये बोला था कि क्योंकि ये चीजों को जूरिस्प्रूडेंस जो चीजों को एनालाइज करता है, और साइंस भी क्या करता है? एनालिटिकल एनालिसिस करता है, एनालाइज करता है, ठीक है, एनालाइज करता है, स्टडी करता है लॉ को। इसीलिए ये क्या है? एक फॉर्मल साइंस ऑफ लॉ है। ऑल दो वो सब्सटेंस से, वो किसी सॉलिड चीज से रिलेट नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल है फॉर्मल साइंस का, जो लॉ से रिलेट करता है, ठीक है। चलो, ये तो आपने जान लिया कि किसने क्या बोला। अब इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। जूरिस्प्रूडेंस एंड इज रिलेशन विद अदर सब्जेक्ट, मतलब न्याय शास्त्र और अन्य विषयों का क्या जो है वो संबंध है। ऐसा नहीं कि न्याय शास्त्र का जूरिस्प्रूडेंस का फिलॉसफी से संबंध नहीं है, सोशियोलॉजी से संबंध नहीं है, इकोनॉमिक्स से संबंध नहीं है। हर एक सब्जेक्ट से रिलेशन है जूरिस्प्रूडेंस का। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि हर एक सब्जेक्ट को, कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसके पीछे क्या बेसिक सिद्धांत है, कैसे उसको पढ़ना है, कैसे उसको समझना है, क्या उसके नियम है, ये जानना बहुत जरूरी है। और ये कौन बताता है? जूरिस्प्रूडेंस बताता है। तो जैसे आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, तो इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजें, कुछ बेसिक प्रिंसिपल आपको जानने पड़ेंगे, तभी आपको इकोनॉमिक्स बेटर अंडरस्टैंडेबल होगा। इसी तरह अगर आप सोशियोलॉजी पढ़ने जा रहे हो तो कुछ नोट्स आपको समझ में आने चाहिए, ठीक है। तो देखो भाई, क्या रिलेशन है जूरिस्प्रूडेंस का अदर सब्जेक्ट से, वो हम देखेंगे। डेफिनेशन आप देख लिए हैं अल्पाइन वगैरह का, तो इसको मैं दोबारा से नहीं बताने वाली हूँ। पहले ही जूलियस स्टोन का देख लीजिए, ऑस्टिन का देख लीजिए, पहले ही हम लोग डील, यहाँ से हम लोग देखेंगे रिलेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस विद अदर सोशल साइंसेस। तो डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ नॉलेज interrelated with the jurisprudence. According to Patton, modern jurisprudence crosses into field of social science and philosophy. It digs into the historical past and attempt to create the symmetric garden out the luxuriant chaos of conflicting legal system. कह रहा पैटर्न कहते हैं कि जो मॉडर्न jurisprudence है ना, वो अदर सब्जेक्ट्स को इंटर रिलेट करता है और एक सिस्टमेट्री तरीके से चीज़ों को, लीगल सिस्टम को सही करता है। जो उसमें कैओस है, जो कंफ्यूजन है, उसको दूर करने का काम क्या करता है? जूरिस्प्रूडेंस करता है। और ये सोशल साइंस के फील्ड पे, फिलोसफी के फील्ड में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, ठीक। अब रिलेशन बिटवीन द जूरिस्प्रूडेंस एंड सोशियोलॉजी कैसे इससे रिलेटेड है? तो सोशियोलॉजिकल jurisprudence is based on the sociological theories. It essentially concerned with the influence of law and society at the large, particularly social welfare, etc. आप जानते हो सोशियोलॉजी में सोशल वेलफेयर के बारे में बात की जाती है, और सोशियोलॉजी पढ़ने से पहले आपको उसके पीछे का जूरिस्प्रूडेंस समझना होगा, उसके पीछे का क्या एम रहा होगा उस चीज को बनाने के लिए। ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी, जो आपको कौन बताएगा? इंटर रिलेशन जूरिस्प्रूडेंस बताएगा, ठीक। इसी तरह आपको, हाँ, अगर आप सोशियोलॉजी पढ़ेंगे तो सोशियोलॉजी has helped jurisprudence in its approach to problem the prison reform and suggested way and means of preventing social harm. जब सोशियोलॉजी में आप समाज के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी खामियां भी आएंगी, उस खामियां को किस तरीके से सुधारना है, क्या करेंगे कि चीजें और बेटर हो सकती हैं, ये सब जूरिस्प्रूडेंस के थ्रू हम डिराइव करते हैं और प्रिवेंट करते हैं सोशल रॉन्ग को रोकने से, ठीक है। बिहाइंड ऑल लीगल एस्पेक्ट there is a something social. The cause of crimes are partly sociological, and understanding of sociology helps the legislators to make the prison reforms and prevention of crimes. तो देखो भैया, कोई भी अगर लीगल एस्पेक्ट है तो वो सोसाइटी से ही, समाज से ही रिलेटेड है। अगर हमको उसके पीछे का वजह जानना है तो हमें क्राइम का वजह जानना होगा।
क्राइम को प्रिवेंट करने का वजह जानना होगा और प्रिजन रिफॉर्म्स में ऐसा क्या करते हैं जिसके वजह से चीज़ें अपडेटेड हो या फिर इम्प्रूव हो, ठीक है। मोटिव एम्स थियोलॉजी ऑफ पनिशमेंट जानना होगा। द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी हैज़ गिवन न्यू ओरिएंटेशन टू द स्टडी ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो जैसे-जैसे सोशियोलॉजी हम पढ़ेंगे वैसे-वैसे हमारा ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है और रिच होता जाएगा समाज के पर्सपेक्टिव से, सोसाइटी के सोशल पर्सपेक्टिव से। तो आप देख लिए सोशियोलॉजी पढ़ेंगे तो ज्यूरिस्प्रूडेंस भी क्या होगा भाई आगे जाएगा। और ज्यूरिस्प्रूडेंस ऐसा नहीं है कि लिमिट है किसी, ज्यूरिस्प्रूडेंस का न्यायशास्त्र का लिमिट है, वो जो है वो एक्सप्लोर ही हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। रिलेशन बिटवीन ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड साइकोलॉजी इनके बीच में भी है। साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज अ साइंस ऑफ माइंड। माइंड आप जानते होंगे, साइकोलॉजिस्ट के बारे में अपने सुना ही होगा कभी, तो ये साइंस ऑफ माइंड होता है एंड बिहेवियर लोग से रिलेट करता है। Human science can be better discussed properly only with through knowledge of the human mind and hence it is closely connected with the jurisprudence। तो jurisprudence जो है वो आप जानते हैं कि सोशल साइंस से रिलेट करता है। इसमें बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं सोशल साइंस की वो बताई गई हैं और ये चीज़ों को जब आप साइकोलॉजी से रिलेट करोगे तभी आप समझ पाओगे कि अच्छा जिस व्यक्ति का हम स्टेट ऑफ माइंड देख रहे हैं या इसका बिहेवियर देख रहे हैं, ये इसके अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए, इसमें क्या-क्या चीज़ें जो है वो निकल कर के आ रही हैं, ये ज्यूरिस्प्रूडेंस से ही हम माप सकते। In the study of criminal jurisprudence, there is a great scope of study of psychological principle in order to understand the criminal mind behind the crime। अब देखो भैया, जब क्रिमिनल जस्टिस आपको पढ़ना है तो उसमें क्रिमिनल्स का माइंड जो है वो रीड करते हैं साइकोलॉजिस्ट। तो इससे क्या पता चलता है कि देखो भाई, जो क्रिमिनल है उसका क्या बैकग्राउंड रहा है और उसके बैकग्राउंड की वजह से क्यों उसने या फिर क्या ऐसी परिस्थितियां रही होंगी जिसने की वजह से इसने ये ऑफेंस या क्राइम जो है वो कमिट कर दिया। अब इथिक्स से भी रिलेशन बिटवीन ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड इथिक्स। तो इथिक्स इज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। इट डील्स हाउ मैन बिहेव्स एंड व्हाट शुड बी आइडल ह्यूमन बिहेवियर। देयर इज अ आइडल मोरल कोड एंड पॉजिटिव मोरल कोड। अब यहाँ पे देखो भाई, जो भी इथिक्स है, इथिक्स ऐसा लोगों में अज्यूम करा जाता है कि ये जो ह्यूमन कंडक्ट है, ये इथिक्स क्या है, एक ह्यूमन कंडक्ट है जो किसी व्यक्ति को किसी सर्टेन सरकमस्टांसेस में बिहेव करना होता है। एक मोरल कोड होता है, पॉजिटिव मोरल कोड होता है। Ethics is concerned with the good or proper human conduct in the life of public opinion. Public opinion varies from place to place. Public opinion अलग अलग हो सकती है, from time to time अलग अलग हो सकती है, people to people अलग अलग हो सकती है। अगर आपको सामने वाला कोई बदतमीजी से बात कर रहा है तो आप उसको ऑब्वियस सी बात है कि वैसे ही जवाब दोगे। अगर कोई रिस्पेक्टफुल मैनर में आपको बात कर रहा है तो आप भी क्या करोगे, आपकी क्या, अगर आपकी कोई हेल्प कर रहा है तो आप उसको थैंक्स बोलो। तो ये सब क्या है, एक बेसिक ह्यूमन कंडक्ट है जो थ्रू ज्यूरिस्प्रूडेंस इवॉल्व हुआ है। तो इथिक्स और ज्यूरिस्प्रूडेंस का क्या है, आपस में रिलेशन ऐसे जुड़ के आता। इथिकल्स, अब यहाँ पे देखो, देयर आर मेनी इथिकल्स रूल टू कंडक्ट विच आर कंसीडर टू बी एज अ क्राइम्स। इतना ही पढ़ना है हमें। रिलेशन विद द ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र और न्यायशास्त्र के बीच भी संबंध है। इकोनॉमिक्स स्टडी मैंस एफर्ट्स टू सेटिस्फाइंग द हिज वांट एंड प्रोड्यूसिंग द डिस्ट्रीब्यूटिंग वेल्थ। अब यहाँ पे देखो, वेल्थ की यहाँ बात होती है, यहाँ लोगों के एक्सपेंसेस की, वेल्थ की, अर्निंग की, ये सब के बारे में बात होती है। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस इस सब्जेक्ट को समझने के लिए, इकोनॉमिक्स को समझने के लिए ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी इसके पीछे कहानी समझनी पड़ेगी। जैसे अगर कोई व्यक्ति है जहाँ पे महंगाई बढ़ रही है तो उसके पीछे का क्या कारण है, ये हमें देखना पड़ेगा। वहाँ के एनवायरनमेंट को देखना पड़ेगा, वहाँ के फिलोजी को देखना पड़ेगा, वहाँ के जो अर्निंग जितना कैपेसिटी है उसको देखना पड़ेगा, नेचर को देखना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ों को देख करके फिर ही हम इकोनॉमिक्स को वहाँ की बेटर समझ पाएंगे। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस से हमारा इकोनॉमिक्स से भी रिलेशन है। ठीक है? अब यहाँ क्या कह रहा है, ज्यूरिस पॉलिटिक्स, बहुत ज्यूरिस्प्रूडेंस लिंक्ड द एट
वन एंड विद फिलोसफी एंड अदर एंड विद द पॉलिटिकल थियरी। बिल्कुल भाई, अगर देखो भाई पॉलिटिकल चीजें निकल करके आती हैं, समाज के लिए ही कानून बनता है, समाज के लिए ही क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव आपके जाते हैं संसद में, ठीक है। तो समाज के लिए ही जब चीजें बन रही हैं, तो समाज से पॉलिटी जो है या पॉलिटिकल साइंस जो है वो रिलेटेड है कि नहीं है, बिल्कुल है। ठीक है, जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व होगी या फिर डिमांड होगी सोसाइटी, या फिर नेचर चेंज होगा सोसाइटी का, वैसे ही हमें पॉलिटिक्स को भी लेकर के चलना पड़ेगा। तो ये डिपेंड कर रहा है कि नहीं एक दूसरे पे, बिल्कुल कर रहा है। तो बिहाइंड द सब्जेक्ट, बिहाइंड द थिंग्स आपको देखना पड़ेगा, जूरिस्प्रूडेंस को उसको समझना पड़ेगा, तब जा करके आप चीज़ों में अच्छे, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी फील्ड में आप अच्छा काम कर सकते। ठीक, अगर आपको अच्छी इंग्लिश बोलनी है तो आपको इंग्लिश ग्रामर अच्छे से आनी चाहिए, अगर आपको अच्छी से हिंदी लिखनी है, पढ़नी है, तो अच्छे से ग्रामर आना चाहिए। इसी तरह अगर आपको लॉ को समझना है तो उसके जूरिस्प्रूडेंस को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। ठीक, द फॉलोइंग, अब यहाँ पे देखो, स्कोप, पर्पसेस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। तो न्याय शास्त्र का क्षेत्र, उद्देश्य और लक्ष्य। तो न्याय शास्त्र का क्षेत्र कहाँ तक है, कहाँ कहाँ पे ये विस्तारित होता है, इसका स्कोप क्या है, उद्देश्य क्या है, एम क्या है, ये हम देखेंगे। तो देखो भैया, द फॉलोइंग आर द स्कोप, पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस। पहला, it is for the synthesis and developmental of the fundamental principle and conceptions of law. Its objective to give the theoretical foundation for law। मतलब इसका उद्देश्य विधि के मूलभूत सिद्धांतों और अवधारणाओं का संश्लेषण और विकास करना है। तो विधि की जो मूलभूत चीजें हैं उसको सिंथेसाइज करो, एक साथ लाओ, और दूसरा उसका विकास करो। ऐसा नहीं कि जो रुका है रुका रहे, मतलब जो प्रिंसिपल चीजें हैं लॉ की, उसको तो आप एक जगह रखो ही, लेकिन उसको लेके चलो हुई, लेकिन उसके विकास के लिए भी करो। ठीक, तो है इसका ये, इसका उद्देश्य विधि और सैद्धांतिक आधार प्रदान करना है। मतलब किसी भी अगर लॉ को आप बना रहे हो तो उसके पीछे का जूरिस्प्रूडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी लॉ को फाउंडेशन, थ्योरेटिकल फाउंडेशन प्रदान करने के लिए भी इसका स्कोप होता है, इसका क्षेत्र है, इसका लक्ष्य। ठीक, it aims to universalize the common element existing in one legal system to all legal system। इसका एम एक ये भी है कि ये यूनिवर्सलाइज करेगा, ठीक है ना, सार्वभौमिक बनाएगा। जैसे आपने जनरल जूरिस्प्रूडेंस देखा, अगर एक कोई लॉ बन गया, बीएनएस लॉ बन गया, तो उस पे वो सब पे लागू होगा। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बन गया तो वो सब पे लागू होगा। तो यूनिवर्सलाइज करना चीजों को। It attempt to providing the definition for many legal terms which enable lawyers and jurists to have clear understanding for the concept. It acts like a grammar to particular language। देखो भाई, यह अनेक विधिक शब्दों, जैसे जो भी लीगल टर्म्स होते हैं ना, उनकी परिभाषाएं प्रदान करने का प्रयास करता है जूरिस्प्रूडेंस, जिससे जो भी वकील होते हैं, न्यायविद होते हैं, उनको स्पष्ट समझ प्राप्त होती है उस पर्टिकुलर टर्म की, या किसी विशिष्ट भाषा के व्याकरण की तरह काम करता है, मैंने बताया ही आपको। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो भी डेफिनेशन प्रोवाइड किए गए हैं वेरियस जूरिस्ट द्वारा, वो भी हेल्प करते हैं चीजों को समझने में। इट एम्स टू मेक लॉयर एफिशिएंट बाय एडुकेटिंग हिम इन लीगल कॉन्सेप्ट। तो लीगल कॉन्सेप्ट को समझने का जो उद्देश्य है लॉयर्स का, उसको भी का जूरिस्प्रूडेंस का ये भी एम है। ठीक है, क्रिस्टलाइजिंग मोरल आइडियाज, जूरिस्प्रूडेंस कंस्ट्रक्ट द इलुस्ट्रेट कॉन्सेप्ट टू मेक मोर रैशनल। चीजों को, कानून को और रैशनल तरीके से इम्प्रूव समझना और उसमें इम्प्रूवाइजेशन करना, सुधार करना, ये भी एक एम है किसका, जूरिस्प्रूडेंस का। Jurisprudence also has educational value, the legal concept share the lawyer's logic। मतलब कोई भी चीज अगर आप बोलते हो उसके पीछे लॉजिक हो तो वो चीजें क्या होती हैं, और वैलिडिटी रखती हैं। ठीक है, अब एडवांटेज, एडवांटेजेस, वैल्यू ऑफ द स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। मतलब न्याय शास्त्र के पढ़ने के क्या क्या लाभ होंगे आपको, ये आप जान लो। न्याय शास्त्र के अध्ययन से व्यक्ति कानून के मूल सिद्धांतों को जानता है, बेसिक प्रिंसिपल को जानता है, लोग उसे कानून के मूल विचारों और मूलभूत सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त होता है। बिल्कुल,
न्याय शास्त्र का अध्ययन एक वकील को नई और कठिन, मतलब जो भी लॉ में इन्वॉल्व है, वकील है, जज है, या फिर कोई भी व्यक्ति है जो इंटरप्रिटेशन कर रहा है उस चीज का, तो उसको जितनी भी कठिनाइयां हैं उसकी समस्याओं को सुलझाने में जूरिस्प्रूडेंस जो है वो हेल्प करता है। ओके, पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज है जो न्याय शास्त्र न्यायालयों को कानूनी रीति रिवाजों आदि के सही अर्थ की व्याख्या करने में मदद करता है। मान लो कि कोई भी अगर सिस्टम है जो कोर्ट में चल रहा है, तो उसकी क्या मीनिंग होगा, उसका क्या इंटरप्रिटेशन होगा, ये कोर्ट को मदद करता है डिराइव करने में जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, स्टूडेंट कम्युनिटी को हेल्प करता है सिविल लाइफ को, सोसाइटी को समझने में, चीजों को रिलेट करने में, लॉ को पढ़ने में। ठीक है, द स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस ऑल्सो हेल्प टू सजेस्ट द चेंजेस फॉर द बेटरमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉ। जैसे आपने कंपेरेटिव जूरिस्प्रूडेंस देखा, तो यहाँ पे अगर कोई लॉ है, इंडिया का कोई लॉ है, तो उसको विदेश जहाँ पे डेवलप्ड कानून है उसका, वहां से कंपेयर करके हम अपने यहाँ बेटर सिस्टम, बेटर लॉ जो है वो ला सकते हैं। तो उसमें भी हमारा हेल्प करता है जूरिस्प्रूडेंस का एडवांटेज हो गया। अब मैग्ना कार्टा इज कॉल्ड द ग्रेट चार्टर। आप जानते हैं मैग्ना कार्टा को ग्रेट चार्टर जो है वो हम लोग कहते हैं। यह एक चार्टर जिस पर इंग्लैंड के राजा जॉन ने 1215 में सहमति व्यक्त की थी, ताकि अलोकप्रिय राजा यानी कि राजा जॉन और विद्रोही सामंतों को एक समूह के बीच में शांति स्थापित किया जा सके। अब मैग्ना कार्टा के साथ आपके बहुत सारे राइट्स निकल करके आते हैं, इसीलिए मैग्ना कार्टा हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैग्ना कार्टा में, हाँ, this Magna Carta was reissued in 1225 and 1297. The Magna Carta was confirmed as a part of England institution. After the Magna Carta, the England Parliament passed new laws, and hence the Magna Carta lost some of its practical significance. In 1628, the Magna Carta was given the statutory status in the Parliament by including many more rights to the subject, and it was named as petition right. The petition rights recognize parliamentary superiority over the crown as regards the राइट्स ऑफ द सब्जेक्ट वेयर कंसर्न। देखो भाई, तो मैग्ना कार्टा जो राइट है वो स्टेट्स और क्राउन के बीच में बहुत सारे डिस्प्यूट हो रहे थे, तो स्टेट को रिकॉग्नाइज कराने के लिए मैग्ना कार्टा जो है वो लाया गया। इसको भी एज अ जूरिस्प्रूडेंस हम देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसको रिकॉग्नाइज किया गया पार्लियामेंट के द्वारा, इंग्लैंड के पार्लियामेंट के द्वारा, और को क्या दिया गया, स्टेटवरी स्टेटस दिया गया, और इसके बाद इसकी हेल्प से बहुत सारे ऐसे लेजिस्लेशन बनाए गए जो राइट्स प्रदान करते थे। ठीक है, बिल ऑफ राइट्स भी इसी तरह आया। तो ये बस समझने के लिए था, एग्जाम्पल था और कुछ नहीं था। ठीक है, एग्जाम्पल था, बिल ऑफ राइट्स वगैरह आपको नहीं लिखना है, आपको यहाँ समझना था कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है, जूरिस्प्रूडेंस का इम्पोर्टेंस क्या है, और इसका अदर सब्जेक्ट से क्या क्या इंटर रिलेशनशिप है, डिफरेंट जो जूरिस्ट थे उन्होंने क्या क्या डेफिनेशन दिया, ये आपने देखा विद सम एग्जाम्पल। अब कंक्लूजन पे हमारी बात आती है, हम लोग की बात आती है। तो जूरिस्प्रूडेंस दस इंट्रोड्यूसेस रीजनिंग टू द स्टडी ऑफ लॉ, एंड इट्स इज द goal of law, an ideal order in which jurist, social, economical, and political is assured to all the people in the state। ये आपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ा होगा कि जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, ऐसा कुछ पढ़ा होगा आपने प्रियम्बल में अपने। तो जूरिस्प्रूडेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग प्रोवाइड करवाता है, किसी को तर्क से परिचय करवाता है किसी भी सब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए। ठीक है, इसका एक गोल है। गोल क्या है? सबके लिए आइडियल गोल है कि जस्टिस प्रोवाइड हो सबको, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो है वो सबके लिए हो, हर स्टेट में हर एक व्यक्ति के लिए जो है वो समान हो। ठीक, चलो, अब इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, वो देखेंगे हम लोग स्कूल्स स्कूल्स ऑफ स्टूडेंट्स। इसके लिए आप लोग रेडी रहिएगा, थोड़ा सा इसको पढ़ करके आइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको देखेंगे। तो हम लोग एनालिटिकल हिस्टोरिकल
हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल, फिर सोशियोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, ठीक है, फिलोसफिकल और रियलिस्ट, और रियलिस्ट। ये 5 स्कूल हम लोग पढ़ेंगे। ऑल्दो इसमें से 3 ही आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एनालिटिकल, हिस्टोरिकल और सोशियोलॉजिकल, लेकिन पाँचों स्कूल के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपने डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए